Today's topic is convergence, divergence of a sequence. So, so now what is sequence? Then we will come up to what is convergence and what is divergence. So first we will study about the sequence. So sequence is a type of function. So before starting the sequence, we need to know about the definition of function. What is function? तो आप लोग क्या करते हैं रेगुलरली आप इट इज फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई आप फ्रिक्वेंटली ये वर्ड यूज करते हो बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन so this is the mathematical definition of function means let a and b be two non-empty sets means ये दोनों non-empty sets हैं means दोनों में कम से कम एक एलिमेंट है and there be a rule which associates to each member of means member x of set a means हमारे पास दो सेट हैं a and b दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं these are not non-empty these are not empty sets उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं so what is function there means there is a rule which associates to each member x of set a के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करता है टू अ मेंबर y of b मींस हमारे पास दो सेट है तो a सेट के हर एक एलिमेंट का एक एसोसिएशन है विद द वन एलिमेंट ऑफ द सेट b such a rule or correspondence means this corresponds f under which to each member or element x of the set A, there corresponds exactly one element of the set B. Exactly one means ऐसा नहीं होगा कि A के एक एलिमेंट के लिए B सेट में दो एलिमेंट्स हैं या एक से ज्यादा एलिमेंट है A के एक एलिमेंट के लिए B में एक ही एलिमेंट होगा जिससे वो कनेक्टेड होगा is called a mapping or a function from set A to set B. So mathematically हम इसे कैसे लिखते हैं symbolically f such that a to b so this is the function definition means कैसे बोलते हैं this f is a function from set a to set b तो दो सेट हैं a and b दोनों में कम से कम एक एलिमेंट है these are non empty sets अब हम क्या बोल रहे हैं this function this correspondence means this f if this associates each element of a to a element of b ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक कनेक्शन है सेट बी में देन दिस करस्पॉन्डेंस एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी अगर हम रोल चेंज कर देंगे अगर हम बोल रहे हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तो हम ए के सारे एलिमेंट का कनेक्शन देखेंगे बी में अगर हम बोल रहे हैं फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू ए तो हम बी के सारे एलिमेंट की इमेज देखेंगे कहाँ ए में तो जो पहला सेट है वो ए है सेकंड सेट बी है तो यहाँ ऑर्डर्ड है मींस ए टू बी अलग फंक्शन होगा बी टू ए कुछ और फंक्शन होगा तो सेट ए इज फर्स्ट सेट सेट बी इज सेकंड सेट तो सेट ए जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके एलिमेंट की हम कनेक्शन देख रहे हैं इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड सेट बी जो जिसमें हम कनेक्शंस देख रहे हैं जिस सेट में हम कनेक्शंस देख रहे हैं उस सेट को हम क्या बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन f clear so this f is a function from set a to b when it associates each element of set a to a element of set b अब क्या होगा दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन अब एग्जांपल्स देखिए कैसे फंक्शन होंगे तो हम एक करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ होल नंबर दिस कैपिटल एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कैपिटल डब्ल्यू इज सेट ऑफ होल नंबर सच दैट इसकी डेफिनेशन क्या ले रहे हैं ये कैसे कनेक्शन दे रहा है मींस एन के एलिमेंट्स की जो कनेक्शन है डब्ल्यू में वो किस टाइप के हैं सो मींस डोमेन के एलिमेंट के हमें कनेक्शन बताना है यानी सारे नेचुरल नंबर का हमें कनेक्शन बनाना है इन सेट डब्ल्यू में means whole set of whole numbers so this correspondence which associates f of x for every x of natural मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए this symbol this उल्टा a this reverse a is called for all so for all means n means जो भी फर्स्ट सेट है यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपने क्या डेफिनेशन दी थी f of x यानी x एलिमेंट किससे कनेक्टेड है x प्लस वन से so this x plus 1 belongs to this set w तो यानी अगर हम 1 की इमेज देखेंगे तो f of 1 क्या होगा 1 plus 1 यानी 2
तो 1 किससे कनेक्टेड है? 2 से, वो होल नंबर है। 2 किससे कनेक्टेड है? 3 से, वो भी होल नंबर है। 4 किससे कनेक्टेड है? 5 से, वो भी होल नंबर है। तो हमें चेक क्या करना है कि जो भी ये डेफिनेशन है, यानी जो भी ये कनेक्शन है, जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है सेकंड सेट के एलिमेंट से, तो वो जो कनेक्शन है पहली, उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट के हर एक एलिमेंट के एक कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज दैट कनेक्शन मस्ट बी यूनिक फॉर दैट एलिमेंट, यानी इसके एक एलिमेंट के लिए एक ही कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि इसके वन के लिए दो इमेजेस मिल जाएं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक वन है, तो वन के लिए अगर दो कनेक्शन मिल रहे हैं डब्ल्यू में, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। और दूसरा, अगर कोई एलिमेंट इसमें फ्री रह रहा है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई कनेक्शन हमें डब्ल्यू में नहीं मिल रहा है, देन ऑल्सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो देयर आर टू कंडीशंस। दिस करस्पॉन्डेंस मस्ट एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज मिलना चाहिए। इमेज मीन्स कनेक्शन, जो आप डब्ल्यू में कह रहे हो, एंड दिस कनेक्शन मस्ट बी यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो देखिए, ऐसा क्या, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका कनेक्शन हमें सेट ऑफ होल नंबर में नहीं मिल रहा है? नहीं। आप 1 2 3 5 6 7 से जितने नेचुरल नंबर है, आप कोई भी एलिमेंट रखोगे, उसकी इमेज क्या मिलेगी? +1। जैसे 100 है तो 100 की इमेज क्या होगी? 101। तो 101 क्या है? एक होल नंबर है, यानी सारे के सारे एलिमेंट की हमें इमेज मिल रही है। अब हमें ये देखना है, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज दो मिल रही है, या जिसके दो कनेक्शन मिल रहे हैं? नहीं। बता दीजिए आप, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसकी इस डेफिनेशन के थ्रू दो इमेजेस मिल रही हैं। एक की एक ही है, कोई भी एलिमेंट आप लोगे, देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट इन दी होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर x plus 1, दो इमेजेस नहीं मिल रही हैं। So this f is a function from n to w as for all natural number x belongs to n. This sign is this sign. This is for belongs. So means this x belongs to n means n के जितने भी एलिमेंट हैं x, their exist, this sign is for their exist, x plus 1 in whole number. So हर एक x की इमेज, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट x की इमेज क्या है? x plus 1, जो एक होल नंबर है। So that is for all natural number x, there exists x plus 1 which is a whole number. So this is function. अब हम देख लेते कि कहाँ फंक्शन नहीं बनेगा। तो मैंने दो कंडीशन आपको बताई, एक तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलना चाहिए, कनेक्शन मिलना चाहिए, और सेकंड कंडीशन, वो कनेक्शन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी यूनिक कनेक्शन। हमने दूसरा डेफिनेशन लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ होल नंबर, यानी डोमेन और कोडोमेन तो सेम है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन तो सेम है। तो अब डेफिनेशन हमने चेंज कर दी, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। पहले क्या हो रहा था? x जो है किससे कनेक्ट हो रहा था? x plus 1 से। अब x जो है, यानी सेट डोमेन के हर एक एलिमेंट किससे कनेक्टेड है? x माइनस टू से, यानी जो भी उसकी वैल्यू है उससे -2 अगर हम कर देंगे, उस एलिमेंट से वो कनेक्टेड है। तो अब अगेन हमें दो कंडीशन चेक करनी है, क्या हर एक नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, और प्लस वो कनेक्शन यूनिक होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे, जैसे हम पहले ही एलिमेंट ले लें 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो 1 के लिए अगर एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1 माइनस टू, दैट मीन्स -1। बट -1 कोडोमेन में तो नहीं है। जो भी ये डेफिनेशन से एलिमेंट बनेगा वो कहाँ होना चाहिए? कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर तो -1 नहीं होता है, दैट मीन्स कम से कम एक एलिमेंट डोमेन में ऐसा है जिसकी हमें इमेज नहीं मिल रही है। अगर 2 देखेंगे तो 2 डोमेन का एलिमेंट है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस टू। तो 2 माइनस टू 0, 0 इज अ होल नंबर। 0 तो होल नंबर होता है, यानी आगे के सारे एलिमेंट की इमेज मिलेगी। 2 के लिए क्या मिलेगी? 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6। तो यानी 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी डोमेन में, उन सब की इमेज मिल रही है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन देयर मस्ट बी वन कनेक्शन इन द कोडोमेन। तो ईच एलिमेंट मतलब हर एक के लिए होना चाहिए, लेकिन डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया 1, जिसके लिए 1 की इमेज क्या होनी चाहिए थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? -1। बट -1 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर। सो एक डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो दूसरी डेफिनेशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। मींस जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, देन ओनली वी से दैट दिस इज फंक्शन। सारे एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन मिलना चाहिए कोडोमेन में, प्लस वो यूनिक होना चाहिए। So except 1 belongs to n, all other x belongs to n have image
x माइनस टू इन दिस सेट ऑफ w, लेकिन हमें सारे एलिमेंट की चाहिए, वन की इमेज नहीं मिल रही है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. क्लियर? नाउ फंक्शन from natural number to set of integers, this I is set of integers such that definition अब क्या है, f of x is equal to plus minus x for all x belongs to n. So इसकी definition क्या है, x की image क्या है, plus x and minus x. So here set I is a set of integers. This f from n to I is also not a function. आपको clear समझ में आ रहा होगा क्यों? सारे एलिमेंट की इमेज तो मिल रही है, यानी x सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन है, तो 1 की इमेज क्या होगी, प्लस माइनस 1, 2 की इमेज प्लस माइनस 2, 3 की इमेज प्लस माइनस 3. क्लियर? तो सारे एलिमेंट की इमेज तो मिल रही है, यानी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. बट सेकंड कंडीशन क्या है कि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए वी मस्ट हैव यूनिक इमेज, यूनिक कनेक्शन. बट अगर हम किसी भी एलिमेंट 1 को अगर सपोज देख रहे हैं, तो 1 की इमेज क्या है, प्लस 1 माइनस 1, तो दो कनेक्शंस मिल रहे हैं, यानी दो इमेजेस मिल रही हैं. सो 1 belongs to n, f of 1 is plus minus 1, that means it one element of natural number, that means element of domain 1 has two images in the set of integer, that means कोडोमेन में 1 की दो इमेजेस है. 1 क्या मतलब आगे सभी के एलिमेंट है, 2 की भी दो इमेजेस है, 3 की भी दो इमेजेस है, सारे एलिमेंट्स की दो इमेज. तो हमें तो सबके लिए चेक करना है कि यूनिक होना चाहिए, तो एक भी अगर हमें ऐसी कंडीशन मिल गई, बट फॉर फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन there must have unique image in the codomain. So again, this is not a function. Clear? So these are the these are the examples of function. So now you know what is function. So function क्या है, we have two non-empty sets a and b. तो हम क्या करें, a से b में एक कनेक्शन देख रहे हैं, this correspondence or current connection which associates every element of the domain to unique element of the codomain, then only it is function. So now our topic is sequence. So what is sequence? So sequence is a type of function. Now तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज या कनेक्शन मिलना चाहिए और वो कनेक्शन यूनिक होना चाहिए. नाउ व्हाट इज सीक्वेंस? सो अ फंक्शन whose domain is the set of natural number and codomain is the set of real number is called a sequence. Clear? तो डेफिनेशन क्या है, मींस सीक्वेंस इज अ फंक्शन. फंक्शन है यानी वो सारी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज मिलेगी और वो इमेज यूनिक होगी. सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन जहां वो किस टाइप का फंक्शन है, whose domain and codomain these are fixed sets. So a function whose domain is the set of natural number, जिसका डोमेन सेट नेचुरल नंबर है, एंड कोडोमेन रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है. तो इस टाइप के फंक्शंस जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सीक्वेंस. क्लियर? तो अगर मैथमेटिकली देखें, this function from set of natural number to set of real numbers, these type of functions are called sequences. Clear? सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन ही है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर. सो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सीक्वेंसेस. और इसको कुछ लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स. मगर अगर आप मींस अगर इस डेफिनेशन को देखें, द करस्पॉन्डेंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, यानी क्या होगा, हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज किसके इक्वल होगी, किसी रियल नंबर के इक्वल होगी. मींस हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक इमेज क्या होगी, एक रियल नंबर होगी. उसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है. तो अगर आप देखें इसको, देखिए f of 1, f of 2, f of 3, नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट. तो f of 1 कुछ ना कुछ होगा, एक रियल नंबर. f of 2 कुछ ना कुछ रियल नंबर होगा. f of 3 कुछ ना कुछ रियल नंबर होगा. तो उस f1, f2, f3 को हम क्या लिख रहे हैं, a1, a2, a3. मतलब अब हमने उसका पैटर्न ले लिया. सपोज हमने यही डेफिनेशन थी, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1. तो f of 1 क्या होगा 2, f of 2 क्या होगा 3, f of 3 क्या होगा 4. तो f1 क्या हो गया 2, f2 क्या हो गया 3, f3 क्या हो गया 4. इस टाइप से हमें क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिल रहा है, रियल नंबर्स. तो इमेज किससे स्टार्ट हो रही है, 2 से, क्योंकि 1 की इमेज क्या है 2. तो इमेजेस हैं 2 3 4 5 6 इस तरह से जा रही हैं. तो पहले एलिमेंट को हमने f1 लिख दिया क्योंकि 1 की इमेज है. ऐसी सेकंड इमेज को हमने लिख दिया f2 क्योंकि वो 2 की इमेज है.
और थर्ड इमेज किसकी है, 3 की, यानी F3। तो F1 F2 F3 अगर इन नंबर्स को हम कलेक्ट करेंगे, यानी इमेजेस को कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम A1 यानी फर्स्ट एलिमेंट की इमेज, A2 यानी सेकेंड एलिमेंट की इमेज, A3 थर्ड एलिमेंट की इमेज, इस तरह से AN मीन्स इनफाइनाइट तक ये जाएगा, क्योंकि कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो A1 मीन्स F1, A2 मीन्स F2, मीन्स उसकी इमेजेस को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो उन सारे रियल नंबर्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं जो नेचुरल नंबर की इमेजेस हैं, यानी F1 F2 F3 F4 जितने भी ये इमेजेस हैं, उन इमेजेस को हम सीक्वेंशियली रख रहे हैं, ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या होता है कि द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, अप टू इनफाइनाइट। सो एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स A1 A2, हम दिस इज रिप्रेजेंटेशन ओनली। A1 क्या है, द इमेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। देखिए अब नेचुरल नंबर फिक्स है, आपका डोमेन ऑलवेज फिक्स है ना, तो पहला एलिमेंट क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3। अब इनकी इमेजेस देखना है, यानी f(1) क्या होगी, f(2) क्या होगी, f(3) क्या होगी, इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशंस होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे प्लस माइनस x था, इधर x माइनस 2 था, यहाँ x प्लस 1 था। लेकिन आपको पता है बिकॉज सीक्वेंस इज अ फंक्शन, तो जो भी डेफिनेशन होगी वो एक फंक्शन की डेफिनेशन होगी, यानी फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज ऑलरेडी अ फंक्शन। अब f(1) पहले एलिमेंट, f(2) सेकेंड एलिमेंट, f(3) थर्ड एलिमेंट, उन एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 A2 A3 अप टू इनफाइनाइट। तो कितने नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट है, तो उन सब इमेजेस का जो हम सेट ले रहे हैं, कॉमास लेके उनको सेपरेट कर रहे हैं, तो दिस ordered set of real number A1 A2 A3 up to infinite is called a sequence, and it is denoted by an, curly braces and an। so an क्या है, जनरल एलिमेंट है, यानी n की जगह आप फर्स्ट डोमेन का एलिमेंट रखोगे, n की जगह आप सेकंड डोमेन का एलिमेंट रखोगे, फिर n की जगह आप थर्ड डोमेन का एलिमेंट रखोगे, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। उन सबको हमने यहाँ कलेक्ट कर दिया, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। क्लियर। So sequence is a function whose domain is fixed, that is set of natural number, and codomain is fixed, that is set of real numbers। तो जो images का set बनेगा, उन images के set को हम क्या बोल रहे हैं, sequence। This examples, an is equal to -1 to the power n, n belongs to capital N, means domain के हर एक element के लिए image क्या है, -1 to the power n। तो नेचुरल नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो -1 to the power 1 क्या आएगा, -1। फिर सेकंड नेचुरल नंबर रखोगे 2, तो -1 to the power 2 क्या हो जाएगा, +1। ऐसी थर्ड एलिमेंट रखोगे 3 बिलोंग्स टू n, सो -1 to the power 3 क्या हो जाएगा, -1। इस तरह से फोर्थ क्या होगा, +1। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1 अप टू इनफाइनाइट। सो दिस इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि फंक्शन है। नेचुरल नंबर हर एक, आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रखिए, आपको जो इमेज मिलेगी वो एक रियल नंबर होगा, होगा कि नहीं। इसमें तो दो ही इमेजेस बनेंगी। देखिए दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है फंक्शन में, लेकिन एक एलिमेंट की दो नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें अगर हम 1 की इमेज देखें तो -1 है, और 3 की इमेज भी क्या है, -1। तो 1 की इमेज -1 है, 3 की इमेज -1 है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। फंक्शन में ये कंसिडरेबल है, मींस एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए। 2 3 4 10 की सेम हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें तो कई सारे एलिमेंट है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, इन सब की क्या है, -1 इमेज है, और सेकंड फोर्थ सिक्स एट, इन सब की क्या है, +1 इमेज है। तो अलग अलग एलिमेंट की सेम हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, an इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n। तो आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/1 1/2 1/3 1/4, सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। क्या ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर जब यहाँ रखेंगे तो रियल नंबर ना हो, होगा, सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। सो दिस इज अ सीक्वेंस। 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 1/2 है, थर्ड एलिमेंट 1/3 है। सो आप देखिए ऑर्डर्ड का मतलब ही होता है एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ऑर्डर्ड मींस सबके ऑर्डर फिक्स है, सबकी पोजीशन फिक्स है, कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, थर्ड एलिमेंट कौन सा है। क्लियर। वन अदर एग्जांपल, an is 2n minus 1, n belongs to n। तो आप फर्स्ट रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 into 1 minus 1, यानी 2 minus 1 1। नेक्स्ट 2 into 2 minus 1 3, 2 into 3 minus 1 5, 2 into 4 minus 1 7। So this is also a sequence। So these are the example of sequences। So now you know the definition of sequence।
Sequence is a function whose domain is the set of natural number and codomain is set of real number. Now the limit, this part you already studied in the last semester, limit, continuity, differentiability, how to calculate the limit of any sequence. So this is the same definition. A sequence an is said to be 10. This is mathematical definition of limit. A sequence an is said to be said to tend to a limit L if for every epsilon greater than 0 a value n0 can be found such that for every natural number greater than or equal to n0 an minus L, the mode value of this is less than epsilon. So this is mathematical definition. So this is not a different means definition. जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है वही डेफिनेशन है कि कैसे लिमिट कैलकुलेट करते हैं. सो लिमिट को हम कैसे लिखते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l. सो an क्या है? आपका सीक्वेंस है. आप इस पर लिमिट लगा रहे हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट. So this limit n tends to infinite of an is equal to something. This is called limit of sequence an when n tends to infinite. So simply an will tend to small l. This is called limit when n tends to infinite. So this is the definition of limit. तो मीन्स हम कर क्या रहे हैं कि नेचुरल नंबर में हम कोई सा भी एक ऐसा नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं. मीन्स अगर हम बोल रहे हैं द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू लिमिट l, तो हम क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर ऐसा होगा जिसके आगे सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो सीक्वेंस की वैल्यू होगी an और उस l उस लिमिट से जो डिफरेंस होगा दैट इज ऑलवेज अ फिक्स क्वांटिटी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी. तो वो एप्सिलॉन से ऑलवेज छोटी वैल्यू होगी. दिस डिफरेंस, दिस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ an माइनस l. सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन. आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. आपने लास्ट सेमेस्टर में कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हमने वहां कई सारे मेथड्स पढ़े थे. ठीक है ना. एल हॉस्पिटल रूल, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो आप क्या करते हो? 0/0 फॉर्म होता है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हो. सैंडविच रूल होता है और रैशनलाइजेशन भी करते हैं लिमिट कैलकुलेट करने के लिए. फैक्टराइजेशन करते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट दिस लिमिट. सो वो लिमिट आपको कैलकुलेट करने आता है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस लिमिट. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l. तो हम क्या बोलते हैं? व्हेन जब हम सीक्वेंस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, सो द वैल्यू l, दिस l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट. Now the convergence of a sequence. So हमारा जो टॉपिक है that is convergence और divergence of a sequence. So convergence and divergence का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस है यानी हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं. तो सेट वो कितने हैं? वो इनफाइनाइट हैं. तो उस सेट पर हम ये देख रहे हैं और वो ऑर्डर्ड है यानी पहला पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, दूसरा पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, तीसरी पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है. तो जब हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं इस सीक्वेंस पर तो वो कहां अप्रोच कर रहा है, सीक्वेंस की वैल्यू कहां जा रही है. जैसे अगर हम पहला वाला सीक्वेंस देखें, इस वाला तो इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या बनेंगे? पहला एलिमेंट 2 क्योंकि 2 इमेज है, फिर 3, फिर 4. सो 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट. तो अगर हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जा रहे हैं तो वो वैल्यू कहां जा रही है? सीक्वेंस की वैल्यू इनफाइनाइट पर जा रही है. क्लियर? कहां अप्रोच कर रही है दैट इज तो कन्वर्ज मींस वो फाइनाइट वैल्यू की तरफ अगर जा रही है तो हम बोलते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. अगर वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो हम बोलते हैं कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है. क्लियर? तो ये वैल्यू कहां जा रही है? इनफाइनाइट पर जा रही है. 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट. तो ये कहा क्या करेगा? सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है. ये किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर. दूसरा अगर हम ये वाला देखें सपोज 1/n. सो 1/n में अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट आप करोगे तो कहां अप्रोच करेगा? 1 1/2 यानी 1 0.5 0.3 फिर 0.25. इस तरह से अगर हम इनफाइनाइट पर जा रहे हैं तो वैल्यू व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस वैल्यू इज 0. यानी ये सीक्वेंस जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जाएगा तो कहां अप्रोच कर रहा है? 0 पर अप्रोच कर रहा है. तो 0 इज अ फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू. सो अगर वो फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है. So the convergence of a sequence, so the necessary and the sufficient condition
for the convergence of a sequence is that the sequence is bounded and has a unique limit when n tends to infinite. तो अब हमें करना क्या है, व्हेन वी हैव अ सीक्वेंस हमें चेक करना है वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो हमें क्या चेक करना है, एट n टेंड्स टू इनफाइनाइट द लिमिट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस an व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, व्हाट इज द लिमिट वैल्यू, इज इट फाइनाइट, इज इट यूनिक. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. तो यानी सिंपली आपको करना क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए किसी सीक्वेंस को चेक करना है वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिट. सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, ये वैल्यू आपको चेक करना है. इफ दिस वैल्यू इज फाइनाइट एंड यूनिक then we say the sequence is convergent, otherwise which means the sequence which is not convergent is divergent. Clear? So this is necessary and sufficient condition. yani agar means when any sequence is convergent then this limit will be finite and unique. और sufficient का मतलब क्या होता है कि if this limit is finite and unique then the sequence is convergent. So this is the necessary and sufficient condition both. So अगर हमें किसी को चेक करना है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है तो हम ये लिमिट चेक करेंगे, जस्ट दिस लिमिट. इस लिमिट के बेस पर हम बोलेंगे इसकी वैल्यू फाइनाइट अगर यूनिक है, फाइनाइट है यूनिक है तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है. सो वेरी सिंपल प्रोसीजर इज देयर, यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिट ओनली. सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन लिमिट्स, आई थिंक आपने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है दैट इज ऑलवेज बाउंडेड. वैसे तो ये डेफिनेशन में भी है, a sequence which is bounded and has a unique limit. बाउंडेड क्यों कह रहे हैं, यूनिक लिमिट है तो मींस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, बट बाउंडेड का मतलब ये है कि सीक्वेंस के इस सीक्वेंस के किसी भी नंबर पर अगर हम जाएंगे, इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे एक फाइनाइट वैल्यू से बाउंडेड है. मींस जैसे अगर हमने सीक्वेंस लिया था जिसमें थे 1 2 3 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, तो अगर हम सारे एलिमेंट कहें तो सारे बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है. लेकिन 1/n की अगर हम बात करें, 1/n सीक्वेंस, तो आप चेक कर लीजिए 1/n जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, वो 1 से बाउंडेड हो जाएगा. सारे के सारे एलिमेंट इस सीक्वेंस में 1/n में वंस ये वाले सीक्वेंस में क्या होगा 1, 1/2, 1/3, तो सारे के एलिमेंट क्या होते रहे, छोटे होते जा रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1. तो हम ये बोल सकते हैं दिस 1/n is less than or equal to 1. क्लियर? इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 1 से या तो कम है या इक्वल है. सो दिस इज कॉल्ड बाउंडेडनेस. सो द फर्स्ट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इट इज ऑलवेज बाउंडेड. अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, वो हमने देख लिया, यूनिक लिमिट होनी चाहिए. तो जिस पर भी वो कन्वर्ज कर रहा है तो वो यूनिक लिमिट होगी. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 2 लिमिट पर अप्रोच करेगा. 2 लिमिट पर अगर वो कन्वर्ज कर रहा है सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंस. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट, ये हमने चेक कर लिया है. अगर बाउंडेड भी होगा यूनिक लिमिट भी होगा. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, बोल-जानो बाइस्टाइस थ्योरम. सो इससे अभी आप इसको अज्यूम कर लीजिए, दिस इज वन थ्योरम दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट. अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है it has always a limit point. मींस बाउंडेड है यानी किसी ना किसी पॉइंट से वो बाउंड हो रहा है तो उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा. नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट. अब जो लास्ट ये जो बोल-जानो बाइस्टाइस थ्योरम थी वो क्या कहता है कि अगर बाउंडेड है तो यूनिक तो लिमिट पॉइंट होगा, बट वो लिमिट पॉइंट यूनिक होगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो ऑलवेज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हमने देखी ली. दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी सीक्वेंस टू कन्वर्ज टू पॉइंट L. क्लियर? सो दीज आर सम बेसिक थ्योरम्स. नाउ द क्वेश्चंस. चेक फॉर द कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. तो द फर्स्ट सीक्वेंस, so this is the pattern or writing sequence, curly braces और उसके बीच में आपकी an की वैल्यू, that is an is minus 1 to the power n. तो यानी इस सीक्वेंस के हर एक नंबर को हमें क्या करना है, कैसे डिफाइन करना है, an is equal to
-1 टू द पावर n, तो आप क्योंकि आपको पता है ये सीक्वेंस है यानी इसका डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर सारे रखते रहिए 1 2 3 4 5, तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे। तो हमें क्या करना है, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए उसकी लिमिट निकालनी है एट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जैसे लिमिट के क्वेश्चंस किए थे, नाउ दिस इज अ लिमिट क्वेश्चन, जैसे आपने लास्ट सेमेस्टर में लिमिट के क्वेश्चन किए हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की वैल्यू आपको पता है -1 टू द पावर n, बस वो लिमिट चेक करनी है। अगर वो लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक है तो हम बोलेंगे कि द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, so limit n tends to infinite -1 to the power n। तो अब अगर आप इस पर लिमिट, क्योंकि हम देखिए लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मिलेगा। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आपको सीक्वेंस दिया है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं। तो लेकिन ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे हम ज्यादा इससे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे, क्या मिलेगा, -1 टू द पावर इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट अगर पावर है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये +1 होगा या -1 होगा, क्योंकि हमें नहीं पता प्लस जो इनफाइनाइट है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। क्लियर? तो इसकी हमें दो वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि हमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर हमें n की जगह दिया होता है n टेंड्स टू 10, तो हम -1 टू द पावर 10 करके इसको क्या बोल देते हैं कि +1, तो यूनिक लिमिट होती। क्लियर? लेकिन ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हमें नहीं पता, इट इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर, तो हमें पता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, या तो +1 होगी या -1 होगी। बट तो फाइनाइट तो हमें मिल गई कि फाइनाइट तो होगी, लेकिन यूनिक तो नहीं है, सो नॉट यूनिक लिमिट। तो हम जब लिमिट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस एक्चुअली। मतलब दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, या तो +1 आ रहा है या -1 आ रहा है, सो दिस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्लियर? समझ में आया आपको? क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई की, तो -1 टू द पावर इनफाइनाइट जब आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो इनफाइनाइट है, हमें वैल्यू नहीं पता वो क्या है, तो वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी, क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे नंबर जो हैं या तो +1 है या -1 है, तो वो पावर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन पावर जब डिफाइन नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते वो +1 होगी या -1 होगी, इसलिए हम दोनों वैल्यू रख रहे हैं। सो दिस इज नॉट यूनिक लिमिट, और यूनिक नहीं है, फाइनाइट भी होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए, तभी हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, और दो वैल्यू के बीच में ऑसिलेट कर रही है, इसलिए दिस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। Now 1 by n, so 1 by n is the sequence, so limit n tends to infinite an, so limit n tends to infinite 1 by n, so this is already in means simplified form, already in reduced form, इससे ज़्यादा reduce नहीं कर सकते हैं। So 1 by infinite is 0, 0 is finite number and unique number, so this is convergent sequence. 2n minus 1, limit n tends to infinite an, limit n tends to infinite 2n minus 1, so जब infinite करोगे तो 2 इंटू इनफाइनेट -1, सो इनफाइनेट -1, इनफाइनेट में से आप कुछ भी प्लस करोगे या कुछ भी माइनस, फाइनाइट क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट ही बनेगा। सो दिस इज नॉट फाइनाइट। अब यूनिक की बात तो है ही नहीं, अब पहली बात क्या है, वो तो फाइनाइट ही नहीं है, सो फाइनाइट नहीं है, सो दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मीन दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, और ऑसिलेटरी भी नहीं है, क्योंकि ऑसिलेट नहीं कर रही है, उसकी प्लस इनफाइनाइट ही आपकी लिमिट वैल्यू आएगी। तो प्लस इनफाइनाइट मीन्स वो डाइवर्ज कर रहा है, जब हम n टेंस टू इनफाइनाइट इस सीक्वेंस को हम आगे अप्रोच कर रहे हैं तो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, नॉट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट -2 टू द पावर n, सो an -2 टू द पावर n, सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an की वैल्यू क्या है, -2 टू द पावर n। सो माइनस दिस इज एक्चुअली दिस इज नॉट -2 टू द पावर, देखिए इस केस में क्या था, -1 टू द पावर n, ये -1 की पावर थी n, बट ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, -2 टू द पावर n, यानी वो पावर केवल किस पर है, 2 पर है। क्लियर? सो माइनस तो माइनस ही है, आप 2 का पावर लोगे इनफाइनाइट, सो दिस विल बी 2 टू द पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, सो माइनस इंटू इनफाइनाइट इज माइनस इनफाइनाइट। सो अगेन दिस इज नॉट फाइनाइट, ऑसिलेट तो नहीं कर रही है, बट क्या है, माइनस इनफाइनाइट पर जा रही है। जब आप इसको इनफाइनाइट तक ले जा रहे हो, तो सॉरी मतलब इस सीक्वेंस को आगे अप्रोच कर रहे हो कि इसके आगे की वैल्यूज क्या हैं, तो वो क्या आ रही है, माइनस इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट, an is equal to n square minus 2n by 3n square plus n,
अब मैंने आपको बोला था कि आप लिमिट आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट रख दोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इस पर, तो ये और क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं हम वो डिनोमिनेटर में n बना लें, जिससे क्या होगा, वो टर्म जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए, तो ऊपर से क्या हो रहा है, एन स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया, नीचे से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर, इधर क्या बचा 1 माइनस 2 बाय एन, और डिनोमिनेटर में बचा 3 प्लस 1 बाय एन। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस 2 बाय एन, इधर बचा 3 प्लस 1 बाय एन। तो ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपने लिमिट में किए थे लास्ट सेमेस्टर में। नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आपने इनफाइनाइट किया, तो 2 बाय इनफाइनाइट 0, सो 1 माइनस 0, ऐसे डिनोमिनेटर में 3 प्लस 0, तो 1 बाय 3, 1 बाय 3 आपकी लिमिट की वैल्यू आई, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो उसमें सारे कंसेप्ट वही लेंगे जो आपने जैसे जैसे लिमिट कैलकुलेट की थी, कैसे कैसे लिमिट कैलकुलेट करते हैं। नाउ 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट एंड ऑसिलेट्स फाइनाइटली। तो आप जब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 3 पर तो कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि 3 नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो 3 तो 3 होगा। अब दूसरा, जब यहाँ अप्लाई करोगे तो माइनस 1 टू दी इनफाइनाइट, तो आपको पता है ये नंबर या तो +1 होगा या -1। तो अगर ये +1 हुआ तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, अगर ये -1 हुआ तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। सो वही ये डिपेंड करेगा व्हेन n इज इवन और ऑड। बट -1 टू दी पावर जब इनफाइनाइट आप कर रहे हो, तो हम वो यूनिक नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि इनफाइनाइट यूनिक नहीं है। क्लियर? सो हम क्या होगा, दिस लिमिट इज नॉट यूनिक, और यूनिक नहीं है तो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमें फाइनाइट भी लिमिट चाहिए और यूनिक भी चाहिए। नाउ -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 0। तो इसको चेक कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आपका सीक्वेंस की वैल्यू है। तो -1 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस फैक्टोरियल n। तो देखिए -1 टू द पावर n-1 तो आपको पता है, अगेन ये वही, या तो ये +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, क्योंकि -1 टू द पावर n-1, तो अगर आप 1 रखोगे तो मतलब ऑड नंबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी पावर, इसलिए +1 आ जाएगा, और इवन नंबर रखोगे तो ये ऑड पावर आ जाएगी, यानी -1 होगा। तो अगर केवल ये सीक्वेंस होता तो अगेन कन्वर्जेंट नहीं होता, क्योंकि दो लिमिट आएंगी। बट बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शन 1 बाय फैक्टोरियल n, यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 बाय फैक्टोरियल इनफाइनाइट इज 1 बाय इनफाइनाइट, एंड 1 बाय इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0। तो दो पार्ट इसके बनेंगे, क्योंकि ये दो वैल्यू आपको देगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, या तो -1 या +1। बट बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शन विच इज ऑलवेज 0 व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 0 इंटू समथिंग, तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? अगर ये -1 टू द पावर n-1 होता तो इसकी दो लिमिट मिलती, तो वो कन्वर्जेंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसमें ये मल्टीप्लाई है, तो 1 बाय फैक्टोरियल n, वो आपको पता है कि दिस इज ऑलवेज 0, तो 0 इंटू -1 होगा या +1 होगा, इस लिमिट की कोई भी वैल्यू होगी। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई जब हम 0 कर देंगे तो उसकी आंसर इस लिमिट का क्या आएगा, 0, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। सो दिस इज कन्वर्जेंट। नाउ n इंटू -1 टू द पावर n, तो इसकी लिमिट अगर हम चेक करेंगे, अगेन ये है +1 या -1, लेकिन इस n को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट इंटू -1 या इनफाइनाइट इंटू +1, तो या तो माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट। तो अब ये तो फाइनाइट भी नहीं है और यूनिक भी नहीं है, सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। n स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। अब n स्क्वायर पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, यानी वो इनफाइनाइट ही होगा, तो डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगेन -1 टू द पावर n और ये वैल्यू, तो -1 टू द पावर n तो आपको पता है या तो -1 होगा या +1 होगा। और दूसरा फ्रैक्शन जो है 1 + 1 बाय n, तो 1 बाय n तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगा, तो ये 1 ही आएगा। बट अगर हम केवल इसकी लिमिट चेक करें, सो दिस इज 1 बाय 1 प्लस इनफाइनाइट, यानी 1 प्लस 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, सो 1 + 0, सो 1 + 0 इज 1। सो ये आपका 1 ही आएगा, चाहे n कुछ भी हो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये क्या हो जाएगा, 1। और ये क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, या तो -1 है या +1 है, इसलिए ये भी ऑसिलेट करेगा -1 एंड +1 के बीच। सो दिस इज नॉट यूनिक, मींस नॉट कन्वर्जेंट। So see, this is about the how to check the convergence or divergence of any sequence. A sequence is convergent when limit n tends to infinite, an is finite and unique. आपको वही चेक करना है। अगर वो लिमिट फाइनाइट और यूनिक आती है तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंट है, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा।
So this is about this convergence or divergence of the sequence. In the next lecture, we will discuss about the convergence or the divergence of a series. हमें दोनों का ही चेक करना है, कोई सीरीज कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती है, कोई सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है. तो सीक्वेंस का तो हमने पढ़ लिया, एक ही मेथड है. वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an. वो वैल्यू अगर फाइनाइट है एंड यूनिक है, देन वी से इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. नेक्स्ट, अब सीरीज की कैसे चेक करना है, यानी अब हमारे पास सीक्वेंस की जगह क्या होगा, एक सीरीज होगा. उस सीरीज को हमें चेक करना है कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. सो वी हैव लॉट ऑफ टेस्ट. हमारे पास कई सारे टेस्ट हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस टॉपिक.